हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। और इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में बताएंगे हम आपको महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ बताएंगे। एचसीएफ की हमने दो प्रकार से बताएंगे, दोनों परिभाषा लिखनी है, दोनों में परिभाषित कर सकते हैं आपको। जे भी ऐसी परिभाषा आपकी इस परिभाषा के अनुसार से आपका 10वीं में है, मतलब 10वीं वाले भी देख लें, कक्षा 10वीं, ठीक है। और जे आपकी पता है जे परिभाषा कौन से क्लास में है आपकी? 7वीं में, कक्षा 6वीं में। ऐसी परिभाषा बिल्कुल इस 6वीं क्लास में। तो देखो 6वीं में ऐसी आपने निकालना सीखे हो, चाहे सी को, लेकिन 6वीं में सीख लो तो 10वीं में भी पूछे यार, लेकिन 10वीं में अलग तरीका से मतलब आवाज गुणनखंड से वही के अनुसार उन्हें परिभाषित करोगा। तो ई में ऐसी कक्षा 6वीं में मासा बोल दो, ऐसे बोल दो, महत्तम सामर्थ्य बोल दो, कोई बोल दो। और इंग्लिश में का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और मासा भी बोलो जा या महत्तम सामर्थ्य बोल दो। तो जो क्या होते हैं ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे, जानकारी सहित पूरी बताएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, देखो लास्ट तक देखोगे आपको तभी समझ में आएगा महत्तम समवर्तक होता क्या है, ठीक है। तो जैसे लघुत्तम होता है वैसे महत्तम, बिल्कुल इसका उल्टा ही होता है, थोड़ी थोड़ी फर्क रहता, ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। तो मासा क्या होता है? मासा मतलब मासा कहलाता है महत्तम समवर्त। क्या कहलाता है इसको? महत्तम समवर्त। मासा परिभाषित करेगा इसमें दो या दो से, महत्तम और लघुत्तम दो ही संख्या से ज्यादा, दो ही संख्या हो चाहिए, तीन संख्या, दो से ज्यादा नहीं रहे, मतलब दो संख्या से तो ज्यादा रहे। तो इसे लिख दो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के, दो या दो से अधिक तरह संख्या दे हैं, दो दे रहे हैं, तीन भी संख्या दे, चार भी संख्या जा है, और कोई भी कितनी भी संख्या से, इसलिए लिख दो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में। तो सार्वगुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समवर्तक कहलाता है। इसे संक्षेप में एचसीएफ लिखते हैं या मासा लिखते हैं, या महत्तम समवर्तक भी बोल सकते हैं। आपका समझ में आ हुई है कि मासा क्या होता है? दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं की सार्वगुणनखंड। और पहले बात बच्चे संख्या के सार्वगुणनखंड आप 6वीं में पढ़ते होंगे तो आपको सार्वगुणनखंड पता होगा। जैसे आप सार्वगुणनखंड कहलाता है दो संख्या की कॉमन गुणनखंड, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, उनको बोलते हैं सार्वगुणनखंड। तो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में से दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के जो संख्या दई हैं उनके सार्वगुणनखंडन में सबसे बड़ो सार्वगुणनखंड का कहला इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समवर्तक कहला। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक संख्या ले लें, जैसे हम एक संख्या ले लें, जैसे 8 ले लें, हम 8 व 12 ले लें, 8 12 एक एग्जाम्पल 8 12 ले लें, और दूसरा हम अब जो बता दें 4 वार 8 ले लें। तो इनके 8 का गुणनखंड का 8 की गुणनखंड करो, 8 की गुणनखंड निकालो, 8 की गुणनखंड करो। 8 गुणनखंड भी कहलाते हैं, 8 में जितनी संख्या को भाग जाता है वे सब गुणनखंड कहलाते हैं। 8 में 2 का भाग जाता है ना, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, और 3 को नहीं जाता, 5 को जाता, 6 को जाता, 7 को, 8 को चलो जात, और 1 को भी चलो जात। तो 8 के जी सार गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 8 के जी सार गुणनखंड हो मतलब 8 के जी गुणनखंड एक जैसा। अब सार गुणनखंड निकाले अपन, तो 12 का गुणनखंड करो, 12 कितने गुणनखंड आ जाए? 12 के 2 आ जाए, 2 आ जाए, जितने का भाग जाए 2 का भाग में चलो जाए। गुणनखंड वही कहला जिसमें 12 में सभी 12 के वे संख्या जो 12 से 12 को विभाजित करती है, 12 अंकों को 12 ही विभाजित कर सकता। 12 से छोटी और संख्या कौन कौन? बस 2 है, 3 है, 4 भी है, 6 भी है, और 2 3 4 6, और कैसे और क्या भाग सकता था? 6 तो हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 9 नहीं होना, 3 हो जाना, 3 तो होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 9 10 11 होगा, 12 ही होगा, और कोई तो नहीं है, एक भी है। तो 8 12 का सार्वगुणनखंड कौन कौन है? 8 और 12 का
सार्व गुणनखंड 8 और 12 के सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कितने हैं? 8 और 12 के सार्व गुणनखंड 8 और 12 के सार्व गुणनखंड है दो। देखो सार्व दोनों में मिला दो दो, तो जो 8 है तो सार्व गुणनखंड है। 4 भी दोनों में, तो 4 भी सार्व गुणनखंड है। और तो कुछ में मिला नहीं, 8 ही में नहीं है ना, एक एक है तो एक ही में है। 12 ना ऊपर है ना पैसे हैं, तो 8 12 का सार्व गुणनखंड सबसे बड़ा कोई में, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड तो 4 है ना, तो इत्यादि इसलिए कहा मुझे, इसलिए 8 हुआ 12 का मासा। हमने परिभाषा में क्या लिखो तो भैया ये बताओ आप। अभी तक समझिए, एक बात है कि पूरी समझ जाइए, टोटल मार के जब तो हो जाए तो समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखो तो 2 या 2 से अधिक से दो संख्या है, 2 या 2 से अधिक तो आएंगे, दो संख्या बहुत चाहिए और 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के, 2 या 2 से अधिक जितनी संख्या हो दी हुई संख्याओं के गुणनखंड काढ़ो। दी संख्याओं के दी गई संख्याओं के दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड, सबसे बड़ा सार गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में सही सार गुणनखंड, दी हुई संख्याओं की सार गुणनखंड। पहले सार गुणनखंडन में देखो तुम इन संख्याओं को, पहले सार गुणनखंड निकालो तो इन सार गुणनखंड ये 2 4 सार गुणनखंड है और एक भी है, तो एक को तो बहुत, एक तो सम को सार गुणनखंड कहलाता, ठीक है। तो 2 और 4 में से बड़ा को है 4 बड़ा, 2 4 में बड़ा को है 4 बड़ा, सबसे बड़ा सार गुणनखंड करता है 2 और 4 एक है सार गुणनखंड, 3 गुणनखंड सार 2 है 4 है 1 है, तो बड़ा को है 4 है सबसे बड़ा, तो 4 बड़ा तो भैया 4 को एचसीएफ कहलाए, मतलब 8 12 को मासा के तो जो एचसीएफ के तो जो 4 हो जाए। तो ऐसा ये परिभाषित कर लो, मतलब इसे ऐसा न कर है 8 और 12 के सार गुणनखंड 2 4 1 है और इनमें सबसे बड़ा सार गुणनखंड आपको 4 दिख रहा हो तो मासा मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। अब ई परिभाषा से इसी सवाल को कैसे लगाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखो ई में क्या लिखो तो 2 या 2 से अधिक, वही है कि सब चीजें कि 2 या 2 से अधिक संख्या हो जाए, दो संख्या के बीच में मासा निकाल सके, 2 से अधिक के बीच में भी निकाल, लेकिन 2 से कम हो तो नहीं, तम कहो कि 1 के बीच में, तम कहो कि एक संख्या के बीच में मासा निकालो जा तो नहीं निकालो जा सका, ठीक है। 1 के बीच में मासा नहीं निकालो जाता, 1 के गुणनखंड कैसे कही तुम गुणन निकाल सका, मासा आसान निकाल सका, ठीक है। 2 या 2 से इसी परिभाषा में देखो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल का कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। अब इमें है कि जो तुम्हें संख्या दें वो के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ओके अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। तो जैसे 8 12 ले लें, एग्जांपल के तौर पे 8 व 12 ले लें, तो 8 की अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड का गुणा के रूप में अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 1 आते हैं आज हैं सो, और इन्हें घातन के रूप में लिखना भैया, घातन के रूप में बना सो गिन लो इनकी गुण भैया है पता हो घातन की हम में पढ़ा कि गुणा में घातें जुड़ती थी, एक घात इनकी एक एक दो एक एक बार तो घातें कितनी हुई एक एक, 2 1 है तो 2 1 है घात एक एक हो जाएंगे, अजी गुणा में घातें जुड़ेंगे तो 1 2 3 हो जाएंगे, 2 की घात कितनी हो जाएंगे 3, और जी गुणा का एक भी आपका जाएगा था एक की घात का छोड़नी है तो भैया एक ही है, मतलब एक ही बार एक की घात एक हो जाएगा। अपन ने घातन के रूप में लिखता हूँ, कैसे है घातन में परिभाषा लिखी तो वैसे इस परिभाषा कहाँ लिखी, तो ऐसा ये का 12 के गुणनखंड करो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 12 के गुणनखंड का 2 गुणे 2 आहे 3, 12 कर ली हुई गुणनखंड कर ली हुई ऐसे 2 6 का 12 2 3 6 और 3 एकम 3 और 100 कितना 2 3 2 ठैया 2 और 3 और 1 का तो ये लिख जाते, ठीक है। ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं आप, कुछ दिक्कत नहीं है।
और बाकी सब अच्छा है, बढ़िया है। और इन्हें भी यही घातन के रूप में बना दो, एक एक घात देते हो जैसे कितने हो जाए, एक एक गुण जैसे एक एक घात कितने हो जाए, 2 जे तुम्हारे टाइम के टाइम लिखे रहते 3 की घात 1 1 की घात है बने रहे। कैसे जो है वो एक ही कहला, जो स्वयं है मतलब हम खुद हैं तो एक ही है। ऐसी 3 है तो वो एक ही अकेला तो घात 1। अब जो 2 कितने हो गए, 2 जने तो घात कितनी होगी, 2 गुणा में घात है जोड़ 3 है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे में देखो तो 2 या 2 से अधिक दी संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है। तो जितनी संख्या दी कि अभाज्य गुणनखंड, ई के अभाज्य गुणनखंड जिले के, एक के अभाज्य गुणनखंड जिले के, और अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो सबसे जे उभयनिष्ठ है, जे अभाज्य संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है, 2 और 3 उभयनिष्ठ है। और ई में सबसे छोटी घात कौन है, 2 की घात 2, और 3 ई में है, 3 ई में तो मिला नहीं, उभयनिष्ठ है, या एक ई में, एक ई में तो एक खान छोड़ देनी, एक तो सब में मिला, ठीक है, एक तो ले लो, तो ई की एक एक की छोटी का 2 बराबर हो, एक 4 में ले लो। तो भैया 8 और 12 का एचसीएफ कितना हो जाए, 8 और 12 का एचसीएफ का हो जाए, एचसीएफ लिखो चाहे मासा लिखो, बात एक ही है, चाहे मासा लिखो एचसीएफ। तो सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात ई में कौन सी है, तो 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 का कहलाएगा एचसीएफ। और इनको गुणनफल कही तो 2 की घात 2 हाँ क्या दे लिख सके, 2 की घात 2 हाँ 2 दे गुणा में लिख सकते हैं ऐसा। तो अब इनको या तो 2 के स्क्वायर पता हो चाहिए, 2 के स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना हो 4, इधर 2 की घात चली की घात चढ़ी हुई तो गुणा में लिख दो, 2 घात चढ़ी 2 दे 1, 2 दे तो गुणा में 2 दूना जी मां। ऐसा एचसीएफ आ गया, देखो इसमें भी एचसीएफ 4 आया, तो इसमें भी 4 आया, बिल्कुल ऐसे आया। उसमें कुछ गलत बे नहीं होता कि इसमें जे ऐसा कर लो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहती, तुम चाहे जैसे कर लो ऐसे इतना ही आएगा, ऐसा कर लो। या तुमको ऐसे में दिक्कत जाए तो तुम भैया ई को ऐसा भी कर सके। तुम्हें आवाज गुणनखंड की ई के अनुसार नहीं करना, तुम्हें ऐसा भी करना है तो ई की परिभाषा अनुसार करो, तो बिल्कुल ऐसे डिट्टो करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। इसमें आपको गलत बहुत कम चांस रहते गलत होने के। लेकिन आप लोग ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, जैसे इनको घातों के गुणनफल के रूप में नहीं लिखते, घात इनकी जो हटा देते हैं, जितने इनकी घात जितने जन उभयनिष्ठ होते गुणनखंड उनको सब लिख लेते हैं। जय गुणनखंड उभयनिष्ठ ये सब लिखते हैं, एक उभयनिष्ठ हो, 2 उभयनिष्ठ हो, बाकी जय और कौन उभयनिष्ठ है नहीं है ना, बाकी एक है तो भैया एक भी ले लो, वैसे भी एक तो सब में रहा था। तो इनको गुणा करो, 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, तो आएगा तो 4 ही 4 जैसा कर लो, वैसा नहीं है जैसा तुमको समझ में आ वैसा कर लो, ठीक। बताएंगे सब प्रकार से हम आपको बता देंगे जैसा करना हो। एचसीएफ आज आप सीख जाओगे, एचसीएफ मासा बात एक ही है, मासा बोलो चाहे एचसीएफ बोलो एक ही चीज है। अब आपको इसका दिखाते हैं सार गुणनखंड से। तो वैसे करना है 4 और 8 को पहले सार गुणनखंड निकालने का, 4 के गुणनखंड 4 के पहले गुणनखंड निकालो, पूरे गुणनखंड निकालने, गुणनखंड अलग कहा हो, ठीक है। और आवाज गुणनखंड आते हैं गुणा के रूप में, लेकिन सारा गुणनखंड, तो गुणनखंड संभव सब गुणनखंड 4 के सभी गुणनखंड निकालने, सभी गुणनखंड लिखने हैं, सभी गुणनखंड में से 7 गुणनखंड छटक, और गुणनखंड का हम गुणा के रूप में लिखो। अब आवाज गुणनखंड आता लिखें कि आवाज गुणनखंड के रूप में लिखो, तो आवाज संख्या की गुणन सब ने देखो जो आवाज संख्या है इनमें तो सब शामिल रहा, ठीक है। तो 4 का कैसे 2 से भाग चलो यार, 4 में जो देखने को काय को भाग, 4 में 2 को भी चलो यार, 4 को भी चलो यार, 1 को भी चलो यार, जे के गुणनखंड हो गए, मतलब सभी गुणनखंड कितने हैं 4 के, 2 भी है 4 भी है 1 भी, तो बाकी नहीं है। और 8 के निकाल लो, 8 के 2 हैं 4 हैं, 2 है 4 है और कहा है, और 8 है और 1 है, बस इतने के अलावा और कोई नहीं है। अब 4 और 8 को 4 और 8 के सार गुणनखंड कितने, 4 और 8 के सार, 4 और 8 के सार गुणनखंड छांटो, बस छांटने वाली बात है, सार गुणनखंड कौन कौन है 4 और 8 के साथ। सार गुणनखंड जो कॉमन मिले दोनों में भैया मिल चाहिए, 2 और 4 मिल रहा है, 2 है 4 हो 1 मिल रहा तो भैया 1 ही है, इसलिए हो जाएगा 4 और 8 का मासा कितना आ जाए
4 वाट के सार गुणनखंड इतने 4। अब मासा कैसे निकाल ले उस सार गुणनखंड में, इनमें सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा। तो भैया इनमें सबसे बड़ा सार गुणनखंड को 4 है, तो भैया 4 ही का ऐसे आ जाएगा, या मासा बोल दो कितना आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा इसका। भैया उनमें से कहा कि सबसे बड़ा सार गुण, एक ही सार गुणनखंड सबसे बड़ा हुई है, कल में 2 जने बड़े हुए हैं तो एक ही बड़ा हुई है, तो ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड कितना है, 4 आओ। वैसे भी इसे निकाल के देखे तुम, ये 4 वाट को तो तैयार गुणनखंड से, गुणनखंड 4 वाट, एक तो 4 के कर दो, 4 के करो तो कितने आ जाए भैया, 2 गुणे 2 गुणे 1, ये 2 की घात 2 गुणे 1 की घात 1 के रूप में लिख सकते अपन। 2 के गुणनखंड का 2 दूना 4, 2 2 2 दूना 4 होगा, 1 गुणा के रूप में, 1 तो साथ में शामिल रहता है ये मिक्स, और 8 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 1, तो 2 की घात तो 3 और 2 की घात 1 की घात 1, 4 और 8 का एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटी ई में क्या होती है, देखो गुणनखंड की सबसे छोटी घात कब है, ई में सबसे छोटी ओवरनेस्ट घात को, ई में तो एक सबसे छोटा, ई में सबसे छोटी कौन सी घात है, 2 की घात 2, और ई में सबसे छोटो को बराबर है, 2 बराबर है तो 1 4 में लिख दो, 1 की घात 1, तो सबसे छोटी घात, और ई को गुणन 2 दे लिखो, में 2 हाँ 2 दे गुणा में लिखो 1 हाँ 1 दे, 2 दूना 4 और 4 एकम 4। जब ये 1 4 लिखो 4 ना लिखो, जो कहूँ कहूँ ऐसी कंडीशन आ गई इनमें कछु नहीं कॉमन मिला, तो एक शब्द जहाँ कॉमन मिलता ही रहा तो उनमें एक शब्द रहे। अगर कोई भी संख्या को ऐसी कुछ भी नहीं है तो कौन भी ऐसी सब जो भी संख्या को उभारने से नहीं मिला तो वो कहूँ जो सिर्फ एक रहे, कैसे एक तो सब में रहा तो उपस्थित रहा, तो ऐसे निकाली जाए एचसीएफ व एलसीएम। और जब आपको परिभाषा अच्छी लगे, जो वीडियो आपको पसंद आया तो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इसमें अच्छी कौन सा तरीका लगो महत्तम निकालने का, और लघुत्तम महत्तम निकालने का कौन सा बेस्ट तरीका लगा, मासा या एचसीएफ के कौन सी विधि से आपको सबसे बेस्ट लगा निकालना, ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और आप लोग और भी ऐसी संख्या ले सकते हो, उनका मासा निकाल सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मासा इन 2 संख्या से बड़ा ना हुई है, बराबर 4 हो जाए, ठीक है। जो जिस संख्या दई आती इन संख्या से मासा कभी बड़ा नहीं है, 8 और जैसे 12 है, 8 12 का ऐसे तो आ 4, मतलब इन दोनों संख्या से जो बड़ी नजे हैं बराबर 4 है, लेकिन तुम कहो कि 8 12 से बड़ा हो जाए तो ना हुआ है, लेकिन छोटा भी गए हैं, कारण छोटा भी आ जाए बराबर भी आ जाए, इन 2 संख्या में केवल 1 से बराबर आ जाए, अब तो 2 ही एक सी संख्या होगी, 2 ही एक से आ जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे बड़ा ना दे। और जांच करने तो भैया मासा जितना माउथ है उनको भाग लगा तो ये 2 संख्या में दे दो, 4 गुना 8 हो जाए, 4 ये 12 ऐसे, जैसे तुमने 4 वाट को निकालो, 4 को भाग देखो ई में चलो जा, 4 वाट को 4 का एकम 4 एकम 4 और 4 गुना 8 दोनों भाग चला था, और 4 के बराबर है ना, 4 के बराबर 8 से छोटा, दोनों में से एक कौन से छोटा रहे या दोनों से बराबर हो जाए, लेकिन कौन से बड़ा ना हो जाए, इतना ध्यान रखने कि वो 2 संख्या जिन संख्या को तुमने मासा निकालो है या एचसीएफ निकालो उन संख्या से कभी बड़ा ना हुई है, बराबर 4 हो जाए। जो इनकी लाने ध्यान रखने आओ कि इन जो संख्या बन रहे हैं उन संख्या से मासा कभी बड़ा नहीं हो, बराबर 4 हो जाए, ठीक है। और जांच करना है तो भैया जन मासा या है वही दोनों संख्या में भाग चलो जाए, उनको जो संख्या नहीं है उन संख्या में उनको कहो जे भाग चल हो जाए। जैसे तुमने यहाँ पर देख के बताओ तुमने कि 4 एचसीएफ आया तो 4 का भाग 4 में चला जाता, 8 में भी चला जाता है, ठीक है। तो जी मासा खिलाने जांच खिलाने होगा नियम। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और जी बताना। और थोड़ी ऐसी है कि हमारी भाषा तनक अलग ही है, तो भैया कुछ दिक्कत ज़्यादा तो माफ़ करना, क्योंकि हमारी थोड़ी भाषा बुंदेली टाइप की है और हम गांव से बिलोंग करते तो अपनी लैंग्वेज ही अलग होती है, बुंदेली भाषा टाइप की है, तो बुंदेलखंड से तो भैया बुंदेलू में तो बोलेंगे, ठीक है। तो जय श्री राम, नमस्ते, जय राम जी।